हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। और आज का हमारा टॉपिक है बेटा अगस्त 2021 के क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव पार्ट्स के सॉल्यूशन आज हमने करने हैं। मींस हमारे क्वेश्चन पेपर के पार्ट नंबर 2 में जो हमारे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है पहला क्वेश्चन। देखिए भाई ज़रा ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है आपका। सबसे पहले तो आप इंस्ट्रक्शंस देखिए। देखिए इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 40 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। एक एक नंबर के आपके 40 क्वेश्चंस आने हैं, तो ये क्लियर है। ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। लेट एफ वेट ए मिनट बेटा, लेट एफ be a function from R to R. Let f be a function from R to R defined as f of x is equal to 3x। ये एक फंक्शन है भाई जिसका डोमेन भी रियल है और इसका को डोमेन भी रियल है। आपके पास 4 ऑप्शन है, चूज द करेक्ट आंसर कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है, 1 1 मैनी 1 है या ऑन टू है, 1 1 है या नॉट ऑन टू है, या नाइदर 1 1 है नोर ऑन टू है। मीन्स आपको बेसिकली क्या करना है कि 1 1 और ऑन टू के लिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो सबसे पहले तो हम 1 1 देखते हैं। 1 1 का एक सीधा सा तरीका होता है कि हम ले लेते हैं कि x1 और x2 दो पॉइंट्स लेते हैं और f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेते हैं। ठीक है, तो f ऑफ x1 हमारा हो जाता है 3x1, f ऑफ x2 हमारा हो जाता है 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो जाता है और x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है। मीन्स हमने इमेजेस को इक्वल लिया और हमारे पास जो है प्री इमेजेस भी इक्वल आ जाती हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स। ऑब्वियसली जो है वो हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है। क्लियर है? 1 1 प्रूव करने के लिए आप ऑलवेज x1 और x2 दो ऐसे पॉइंट्स बिलोंगिंग टू द डोमेन, अगर डोमेन रियल है तो ये ध्यान रखना है, नेचुरल है तो भी ध्यान रखना है। तो हमने ऐसे दो पॉइंट्स लेने हैं जिन पर हमने सपोज कर लिया कि इमेजेस आर इक्वल। भाई जब इमेजेस इक्वल हैं और प्री इमेजेस भी इक्वल आ रही हैं, मीन्स एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है। ठीक है, चैप्टर 1 मैंने अपने चैनल पर फुल्ली अपलोड भी कर रखा है, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझा भी रखा है, तो आप वहाँ से भी इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हो। तो आपकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि जब भी आपको 1 1 का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपने x1 और x2 दो पॉइंट्स लेने हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अगर उससे x1 x2 के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो 1 1 है, इसका मतलब हमारा उत्तर या तो ए है या सी है। ध्यान देना है क्योंकि बी में क्या है, मैनी 1 ऑन टू, तो ये बात कट जाती है। नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, ये बात भी कट जाती है। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन रह जाता है फंक्शन को ऑन टू चेक करना कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं। ऑन टू क्या होता है, ये हमारा डोमेन है आर, ये हमारा को डोमेन है आर। अगर हमारे को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है। तो हम को डोमेन से अगर कोई एलिमेंट y ले लें, ठीक है, y हमने ले लिया को डोमेन को बिलोंग करता हुआ कि y की प्री इमेज हमने x मान ली, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हमने ये दिखाना है कि x रियल है, x रियल है। तो एफ एक्स का मतलब हो गया बेटा जी 3x, 3x इज इक्वल टू वाई। 3 को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो x आ गया y/3। अब हमें y का नेचर पता है, हमें पता है कि y रियल है। जब y रियल है तो बेटा y/3 भी क्या होगा, रियल होगा। y/3 किसके इक्वल है, x के इक्वल है। y/3 किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो x हमारा क्या आ गया, रियल आ गया। बहुत ध्यान से समझना है कि हमने को डोमेन में एक एलिमेंट y लिया और उसकी प्री इमेज हमने सपोज कर ली x है, तो हमने लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते गए तो x भी रियल आ गया, यानी कि को डोमेन के हर एलिमेंट के लिए डोमेन में एक प्री इमेज x एग्जिस्ट कर गई। इसका मतलब हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ अपने डाउट्स मुझसे शेयर करें। आगे बढ़ते हैं बेटा, आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा। चेक whether the relation R defined on the set
1 2 3 4 5 6 एज आर। आर हमारा रिलेशन है जो कि कैसे डिफाइन हो रहा है, जिसमें ए और बी के पेयर आ रहे हैं और बी हमारा किसके इक्वल है बेटा, a+1 के। दिस इज रिफ्लेक्सिव। गिव आंसर इन येस और नो। आपने जस्ट इतना बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। साथ में आपको इसका डोमेन भी ध्यान रखना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। देखिए डोमेन हमने मान लीजिए सेट को ए नाम दे दिया, 1 2 3 4 5 और 6, तो को डोमेन भी यही रहेगा 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको ध्यान क्या देना है, आपने रिलेशन पर ध्यान देना है कि रिलेशन में ऐसे दो एलिमेंट्स आएंगे कि बी यानी कि जो बाद वाला एलिमेंट है वो ए से एक बड़ा हो, यानी कि जो बी है वो ए का सक्सेसर हो। तो अगर मैं ए की जगह यहाँ एक रखूँ, अगर मैं यहाँ ए की जगह एक रखूँ तो बी की वैल्यू आएगी 2, यानी 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, 3 का 4 से है, 4 का 5 से है और 5 का 6 से है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब दिए गए सेट का ईच एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, यानी कि 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, 3 का रिलेशन 3 से, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारा रिलेशन इस तरह का है कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से एक ज़्यादा हो और 1 1 से एक ज़्यादा हो नहीं सकता। तो ये रिलेशन बिल्कुल भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम इसने कहा है कि आंसर येस और नो में देना है, तो आवर आंसर इज नो। इस क्वेश्चन में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, मिल तो रहा है वैसे इनडायरेक्टली ना, येस और नो, लेकिन जो वो 4 वाला ऑप्शन है वो नहीं मिल रहा है। तो दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। वैसे भी देखो, इससे भी शॉर्ट में एक और तरीका बताऊं, जो हमारा रिलेशन है वो है b इज इक्वल टू a+1। तो जब भी आपको कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव दिखाना हो तो आप दोनों साइड्स पर ना सेम वैल्यू पुट कर लो। सेम वैल्यू का मतलब यहाँ भी a और यहाँ भी a। तो यहाँ जब मैं a रखती हूँ तो a इज इक्वल टू a+1। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। वैसे भी a से a काट दिया तो 0 इज इक्वल टू 1। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी दोनों जगह देखो a, अगर रिलेटेड है, r को बिलोंग करता है, यानी a से रिलेटेड है, मीन्स कोई एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। उसके लिए आप क्या करो कि जो भी कंडीशन आपको दे रखी है दोनों जगह ना आप ए पुट कर दो, दोनों जगह ए पुट कर दो। अगर इक्वालिटी आती है तो फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगर इक्वालिटी नहीं आती तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमारा जो आंसर है बेटा जी वो क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। स्टेटमेंट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है भाई, एक स्टेटमेंट दी गई जिसको ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखें। फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन, आर्बिट्रेरी मीन्स किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन का नाम है स्टार, ऑन अ सेट एन ए स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एन। कि अगर हम रैंडमली कोई भी ऑपरेशन लें, चाहे वो कोई भी है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो ये कहता है कि वो ऑपरेशन लगाने के बाद अगर हम ए पर ए के साथ ही ऑपरेशन लगाएं तो आंसर भी ए ही आएगा। क्या ऐसा हर बार होगा? हम ले लेते हैं, चलो स्टार को प्लस का ऑपरेशन ले लेते हैं, मान लिया कि स्टार का ऑपरेशन प्लस है, ठीक है। अब आप देखो कि मान लो ए को मैंने वैल्यू दे दी 3, ए को मैंने वैल्यू दे दी 3 और 3 को 3 में ऐड किया मैंने, 3 स्टार 3, 3 स्टार 3 का मतलब हो जाता है 3 + 3 और 3 + 3 का मतलब होता है 6, जो कि 3 के बराबर तो नहीं आ रहा, यानी कि 3 स्टार 3 हमारा 3 के इक्वल नहीं आ रहा। मतलब ए स्टार ए हमारा ए के इक्वल नहीं आ रहा फॉर ऑल ए, हर एक के लिए, ठीक है। तो ऐसे कोई भी रैंडमली कोई भी ऑपरेशन उठाया और हर बार ए स्टार ए के बराबर नहीं आएगा। तो जो स्टेटमेंट हमें यहाँ दी गई है वो फॉल्स है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि फिर से बाइनरी ऑपरेशन पर है ये क्वेश्चन हमारा। कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन। देखो एन का मतलब है दिस इज ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स, और ये हमारा ऑपरेशन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स। यानी कि ए स्टार बी का मतलब है कि ए के क्यूब में बी के क्यूब को हमने ऐड करना है।
और चूज़ द करेक्ट आंसर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो आंसर में क्या है अब देखना है, आपके ऑप्शंस क्या है, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, यानी हर जगह कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी है, वो हमने चेक करनी है। तो पहले तो हम चेक करते हैं कम्यूटेटिविटी। कम्यूट तो ये बिल्कुल कर रहा है। कम्यूट का मतलब है कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, तो अब आप ये देखो कि एडिशन जब भी आप दो नंबरों का करते हो, अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह बी क्यूब प्लस ए क्यूब कर दूं तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना भाई। 3+4 और 4+3 आर ऑलवेज इक्वल। तो ऑन द सेम लाइन ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस ए क्यूब, और बी क्यूब प्लस ए क्यूब का मतलब है बी स्टार ए। अगर मैं इसको न्यूमेरिकली आपको समझाऊं, देखो न्यूमेरिकल में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल ही ले पाएंगे, सब नेचुरल नंबर्स के लिए तो नहीं प्रूव कर पाएंगे ना। मान लीजिए ए को मैं 2 ले लूँ, बी को मैं 3 ले लूँ, तो 2 स्टार 3 का मतलब होगा 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। 2 क्यूब अपना होता है बेटे 8, 3 क्यूब होता है 27, और 27 प्लस 8 होता है 35। अगर मैं 3 स्टार 2 करती हूँ तो मैं पहले 3 का क्यूब करूँगी, फिर उसमें 2 का क्यूब ऐड करूँगी, देन आंसर इज अगेन 35। मीन्स इन बोथ केसेज आंसर 35 आ रहा है। इसी तरह से हर नेचुरल नंबर के लिए ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल होगा। और जब हमारा ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल है तो हमारा ऑपरेशन क्या है, कॉम्यूट कर रहा है। कॉम्यूटेटिव इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव है तो कहाँ कहाँ है, थर्ड में है नॉट कॉम्यूटेटिव, तो ये तो हमारा आंसर है नहीं। और डी में भी है नॉट कॉम्यूटेटिव, तो ये अभी हमारा आंसर नहीं। हमारा आंसर आइदर ए है और बी है। ए में बोथ एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव, यानी हमें एसोसिएटिविटी भी चेक करनी पड़ेगी। एसोसिएटिविटी ये नहीं है, देखो कैसे नहीं है, ध्यान से देखना। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एसोसिएटिव कब होता है कोई भी ऑपरेशन, अगर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल हो, ठीक है। यानी कि भाई पहले इन दो एलिमेंट्स पे ऑपरेशन लगाएं, फिर सी के साथ लगाएं, या इन दो पे लगाएं फिर ए के साथ लगाएं और आंसर सेम आ जाए। तो मैं ले लेती हूँ, नेचुरल नंबर्स है तो ए को 1 ले लिया मैंने, बी को 2 ले लिया मैंने, और सी को 3 ले लिया। लेफ्ट साइड लेते हैं हम, ठीक है। 1 स्टार 2, पहले एक ब्रैकेट में स्टार 3 सॉल्व करते हैं। पहले मैं केवल ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ ये वाली। तो 1 स्टार 2 का मतलब होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ब्रैकेट बंद, स्टार आपका 3 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 1 क्यूब का मतलब 1 है, 2 क्यूब का मतलब 8 है, और साथ में आ गया स्टार 3। 1 + 8 हो गया 9, और ये हो जाता है 9 स्टार 3। स्टार 3 आ गया ये आपका। और 9 स्टार 3 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 3 क्यूब। 9 क्यूब बेटा आपका होता है 729 + 27, तो आप इसे ऐड कर लीजिए। 9 + 7 16, 1 2 2 4 5, और ये 756 आ गया, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाता है। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ यहाँ से, ताकि हम आगे के राइट हैंड साइड को सॉल्व कर सकें। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारा आंसर आया वो भी हमने देखा 756 आया है। अब मैं यहीं पर आपको राइट हैंड साइड सोल्व करके दिखाती हूँ। तो देखो भी राइट हैंड साइड में ए के प्लेस पर 1 लिया स्टार, बी के प्लेस पर 2, सी के प्लेस पर 3। पहले हम ब्रैकेट में स्टार ऑपरेशन लगाएंगे। तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या है भाई, 2 के क्यूब में 3 का क्यूब ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया 1 स्टार, 2 क्यूब हो गया 8, 3 क्यूब हो गया 27, ठीक है ना भाई। और ये हो गया 1 स्टार 27 + 8 हो गया 35, ध्यान देना है। और 1 स्टार 35 हो जाता है 1 क्यूब प्लस 35 क्यूब, और ये अमाउंट कभी भी 756 के इक्वल नहीं होगी। आप 35 का क्यूब करके देखना, बहुत लंबा जाएगा, 10,000 तक जाएगा, और वो इसके इक्वल नहीं आएगा। तो ए स्टार बी स्टार सी जो है वो ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल नहीं आ रहा। तो दिस बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। कॉम्यूटेटिव हम प्रूव कर चुके हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो हमारा बी ऑप्शन होगा, कि ये कम्यूट तो करता है बट एसोसिएटिव नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं हम बेटा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान सा। गिवन बाय, हमें क्या गिवन है, ए स्टार बी इज LCM ऑफ ए एंड बी। हमें ए और बी दो नंबर्स पर एक ऑपरेशन दिया गया है कि ए स्टार बी का मतलब होगा कि हमें ए एंड बी का LCM लेना है।
फाइंड 5 स्टार 7, यानी कि आपने ए के प्लेस पर 5 रख देना है, बी के प्लेस पर 7 रख देना है, और इसका क्या मतलब हो जाएगा, सीधा सा इसका मतलब हो जाएगा 5 एंड 7 का एलसीएम। और 5 एंड 7 का एलसीएम क्या है, बहुत आसान है, 35। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 35। बेहद आसान क्वेश्चन है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, ये देखो आपके जो पहले 5 क्वेश्चन थे वो चैप्टर नंबर 1 से आ रहे थे, ये अपना चैप्टर नंबर 2 से आ रहा है। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 बोथ आर गिविंग 10 मार्क्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो अच्छे से आप इनके ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस करें। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, बिल्कुल मुजबानी क्वेश्चन है। साइन की वैल्यू 1/√2 कितने पर होती है, 45 डिग्री पर, और ये प्रिंसिपल ब्रांच में आता है। साइन की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो हमारी क्या होती है, -90 से 90 के बीच में होती है साइन इनवर्स की क्लोज इंटरवल में। तो इसको अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाओ तो थीटा सपोज कर लेना, लेट दिस इज इक्वल टू थीटा। तो साइन हमारा राइट में जाएगा, एक मिनट भाई, इसको मैंने थीटा, एक मिनट में डिलीट कर दूँ थोड़ा, इसको मैंने थीटा ले लिया तो साइन राइट में चला गया, तो साइन थीटा हो जाता है 1/√2, और साइन की वैल्यू 1/√2 कितने डिग्री पर होती है, 45 पर। तो हमारी जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, π/4, और ये प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग कर रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से देखें, ये अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज, तो ये इसके लिए हमारी एक आइडेंटिटी होती है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ये x के इक्वल होता है अगर x -90 से 90 के बीच हो, प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करता हो। तो यहाँ जो ये टर्म है ये प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग नहीं कर रही है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करें। साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3, 2π/3 को बेटा जी मैं लिख सकती हूँ पाई माइनस π/3, ठीक है भाई, जो अंदर वाली ये टर्म थी इसे मैंने लिख दिया पाई माइनस π/3, 3 1 जा 3 -1, 2π/3 आ जाएगा। अब आपके पास एक आइडेंटिटी और है, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस से आएंगी। साइन पाई माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा, तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ ब्रैकेट में यूज करते हैं, तो ये बनेगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 हो गया साइन थीटा, यानी कि साइन π/3, और जो π/3 है यानी 60 डिग्री है, ये हमारी प्रिंसिपल ब्रांच यानी -90 से 90 के बीच है। तो अब हम अपनी ये वाली आइडेंटिटी, जिसे मैंने अभी ब्लॉक में किया है, राइट कॉर्नर में दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पर, तो वो आइडेंटिटी अब हम यहाँ लगाने जा रहे हैं। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, और हमारा आंसर आ जाएगा π/3। ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर हम साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल नहीं कर सकते, हमारा आंसर 2π/3 नहीं आएगा जब तक कि ये वाला एंगल, मैं एक और कलर लेना चाहूँगी ग्रीन कलर से, ये वाला एंगल जब तक प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग ना कर जाए। तो प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई, π/3 आया, अब ये प्रिंसिपल ब्रांच को बिलोंग कर गया। अब साइन इनवर्स और साइन विल कैंसिल ईच अदर, डायरेक्ट आइडेंटिटी लग जाती है, ये x के इक्वल आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी π/3। आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, इफ़ साइन इनवर्स x y के इक्वल है। ध्यान देना है कि साइन इनवर्स x अगर हमारा y के इक्वल है तो y की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है, y की वैल्यू क्या होने वाली है, तो ये आ जाएगा, देखो x को तो यहीं रखो, तो ये राइट में चला गया, ये क्या आ जाएगा, साइन y आ जाएगा। और y हमारा किसको बिलोंग करेगा, प्रिंसिपल ब्रांच को। किसको बिलोंग करना चाहिए, प्रिंसिपल ब्रांच को। प्रिंसिपल ब्रांच अभी मैंने आपको बताई साइन के लिए क्या होती है, -90 to 90 क्लोज, ये -90 है, अभी पाई है, ये -90 to 90 क्लोज इंटरवल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डी नहीं आएगा, डी में क्लोज इंटरवल नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट बेटा, यस, क्वेश्चन नंबर 9, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू,
दोनों को सेपरेट सॉल्व करना है आपने। पहले हम ले लेते हैं टेंजेंट इनवर्स रूट 3। तो टेंजेंट की प्रिंसिपल ब्रांच हमारी हो जाती है -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। तो टेंजेंट की वैल्यू रूट 3 कितने पर होती है, 60 डिग्री पर, तो ये तो हो जाएगा π/3। अब हम बात करते हैं सीकेंट इनवर्स -2 की। ध्यान दें, तो मैंने मान लिया कि सीकेंट इनवर्स -2 है हमारा। एक मिनट बेटा, मान लिया सीकेंट इनवर्स -2 किसके इक्वल है, अल्फा के। तो हमारा आ जाएगा सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू -2। ठीक है, ध्यान दें, सीकेंट अल्फा -2 है तो ये हो जाएगा माइनस सीकेंट। अब सीकेंट कितने डिग्री पर 2 होता है, नहीं याद आ रहा, कॉस को याद करो। कॉस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पर, तो सीकेंट की वैल्यू 2, उसका रेसिप्रोकल है 60 पर होगी, तो ये आ जाएगा सीकेंट π/3। अब ये माइनस का साइन हमने हटाना है, तो इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो सीकेंट अल्फा और इसके साथ में लगा सकती हूँ सीकेंट पाई माइनस π/3, क्योंकि सीकेंट पाई माइनस थीटा होता है माइनस सीकेंट थीटा, और पाई माइनस π/3 को जब आप माइनस करेंगे तो ये 2π/3 बनेगा। तो सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू सीकेंट 2π/3, और सीकेंट की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो 0 to π होती है। हम उस वैल्यू को 90 डिग्री को हम यहाँ एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि उस पर हमारा जो सीकेंट है वो इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है भाई, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ आ जाती है 2π/3। तो देखो मैंने ना हम क्या करते हैं कि टेंजेंट इनवर्स रूट 3 को मैं ले लेती हूँ थीटा, और सीकेंट इनवर्स -2 को लिया मैंने अल्फ़ा, तो थीटा माइनस अल्फ़ा, तो थीटा की वैल्यू आई थी π/3, अल्फ़ा की वैल्यू आई है 2π/3। दोनों को जब आप माइनस करोगे एलसीएम लेकर, तो आपका आंसर आ जाएगा -π/3। तो हमारा राइट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहता है, देन यू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। हमने इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ लेनी है, तो टेंजेंट की तो डायरेक्ट दिखाई ही दे रही है बेटा कि टेंजेंट की वैल्यू रूट 3 होती है π/3 पर, बच गई ये वैल्यू। तो सीकेंट की वैल्यू 2 होती है हमारी π/3 पर, लेकिन माइनस है तो हमने आइडेंटिटी लगाई, तो पाई माइनस π/3 से बन गया 2π/3। दोनों के बीच में था माइनस का साइन, 3 आपने एलसीएम लिया तो ये हो गया पाई माइनस 2π, यानी कि माइनस का π/3। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा पार्ट बी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आ जाता है फिर से रिलेशन एंड फंक्शन पर। लेट आर बी अ रिलेशन विच इंक्लूड्स ए बी। ठीक है, ध्यान देना है, ए बी का पेयर है जिसमें ए इज इक्वल टू बी -2 है, पहली बात। दूसरी बात, बी 6 से बड़ा है, इस बात को पकड़ना, बी 6 से बड़ा है, बी यानी बाद वाला एलिमेंट 6 से बड़ा है। अपने ऑप्शन देखो जरा, पहला ऑप्शन है 2,4, इसमें बी यानी बाद वाला एलिमेंट 6 से बड़ा नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा यहीं पर कैंसिल हो जाता है। क्लियर है? अब आप इस बात को ध्यान दो कि ए बी से 2 कम है, ये बात बहुत बच्चों को समझ नहीं आती। ए बी -2 के इक्वल है, यानी जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से 2 कम है। ठीक है, पहला एलिमेंट दूसरे से 2 कम है, तो 3 8 से कितना कम है, 5, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा आंसर ये आ जाता है 6,8 हमारा आंसर आ जाता है। और फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो ये देखो बहुत आसान सा तरीका है, a इज इक्वल टू बी -2 हमने लिया। अब पहला पॉइंट इसमें पुट करो, a की जगह 2 रखो, b की जगह आपने 4 रखना है, -2, 2 इज इक्वल टू 2। अब आप कहोगे ये तो सही आ गया, लेकिन हम इस बात को भूल गए कि b 6 से बड़ा होना चाहिए, जबकि मैंने यहाँ b की जगह 4 रखा है, तो पहला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, a इज इक्वल टू बी -2, सेकेंड ऑप्शन पे जाओ भाई, तो a की जगह 3 रखो, b की जगह 8, 8 में से 2 गया 6, 6 3 के इक्वल नहीं होता, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। तीसरे ऑप्शन पे जाओ, a इज इक्वल टू बी -2, a की जगह 8 रखेंगे, b की जगह 7 -2, 5 और 8 कभी भी बराबर नहीं होते हैं। एंड बच क्या गया, लास्ट वाला ऑप्शन हमारा
ट्रू आ जाएगा। फिर भी आप चाहो तो पुट करके देख लो, ए के प्लेस पर 6 रखो, बी के प्लेस पर 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 इज इक्वल टू 6। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 पर। अब हम आ जाते हैं, मैट्रिक्स से आ गया है द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। ए 2 by 2 मैट्रिक्स ए आई जे, वेयर ए आई जे का मतलब है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2। ध्यान देना है, ए आई जे का मतलब है आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाना है तो बेटा जी 2 by 2 का मैट्रिक्स कैसे बनता है? 2 by 2 के मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट्स आते हैं, A11, A12, A13, A14। अब ये A11 कैसे निकलेगा? यहाँ पर आई के प्लेस पर भी 1, जे के प्लेस पर भी 1 रख दो। 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 1 + 1 कितना हो गया? 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4/2 यानी 2। तो पहला एलिमेंट आएगा 2। ठीक है, पहले एलिमेंट से तो काम चलेगा नहीं क्योंकि इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं A12। अब हम निकालते हैं A12। तो इसी में मैंने आई के प्लेस पर 1 रख दिया, जे के प्लेस पर 2 रख दिया, तो ये बन गया 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ध्यान से देखना, 1 + 2 हो गया 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 डिवाइडेड बाय 2। आ गया। अभी एक बात का ध्यान करना पड़ेगा हमें कि फर्स्ट एलिमेंट 2 आ गया, सेकंड एलिमेंट 9/2 आ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर हो, क्योंकि नन ऑफ दीज का भी ऑप्शन है। तो अब हम निकालते हैं 1 3 A13, नहीं ये मैंने क्या कर दिया, A13 नहीं, A21 है बेटा जी, ये सॉरी, A21 और A21 है। तो अब मैं यहाँ पर आपको A21 निकाल के दिखाती हूँ। मैं पहले नोट कर लेती हूँ। A11 आया है हमारा 2, A21 आया है 9/2, 12, A12 आया है 9/2। अब हम ले रहे हैं A21, तो इसके अंदर I की जगह 2, J की जगह 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 3 होल स्क्वायर यानी 9/2। एंड एट लास्ट A22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम या सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, तो I की जगह भी 2, J की जगह भी 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 2 + 2 कितना हो गया? 4, 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, 16 को 2 से डिवाइड करिएगा 8 आ रहा है। अब ये एलिमेंट्स चेक कर लो कहाँ हैं। फर्स्ट को ध्यान से देखो, A12 9/2, A21 9/2 एंड A22 8। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो A पार्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी तो वो आप इसको ज़रा देख लीजिएगा। अब मैंने ये यहाँ ठीक कर दिया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन मैट्रिक्स का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z। बहुत सिंपल, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। दो इक्वेशंस इक्वल हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। 4 3 x 5 2/2 का मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू y z 1 5 2/2 का मैट्रिक्स है। x y z की वैल्यू निकालनी है। व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो कौन कौन से एलिमेंट्स इक्वल होंगे? हम अलग अलग कलर यूज़ करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, तो y की वैल्यू आ गई 4। फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, 3 z के इक्वल हो गया तो z की वैल्यू आ गई 3। सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, तो x की वैल्यू आ गई 1। x1 y4 z3 आंसर लिख दीजिएगा। वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से मैट्रिक्स का है। ए दे रखा है, बी दे रखा है। बेटा जी हमने A + B निकालना है, 1 मार्क का है, तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो सॉल्यूशन पूछ रखा है लेकिन आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो ये लिख ही दिया है 2 4 3 2 प्लस बी के प्लेस पर आ जाएगा 1 3 - 2 5। देखो आपको कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो। मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ, आप उसको ज्वाइन करें। अपने डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चैप्टर से आप मुझसे शेयर करें ताकि मैं आपको वहाँ जल्दी से जल्दी जवाब दे सकूँ। तो देखो भाई, अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे 7 आएगा, 3 में -2 ऐड करेंगे, तो 3 में -2 ऐड करने का मतलब 3 - 2 यानी 1 आएगा, और 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से डिटर्मिनेंट का आ जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 -5 -1, आसान सा क्वेश्चन है।
इसको इससे यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, माइनस का साइन लगाना है और फिर -5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। ठीक है, 2 को -1 से करिएगा -2, 2 माइनस के साइन है तो प्लस, 5 4 जा 20, 20 - 2 हमारा आंसर आ गया 18। ऑप्शन दे रखा है तो राइट ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए, सॉल्यूशन भी शो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दे रखा है तो सॉल्यूशन आपको शो करना चाहिए। वैसे तो आंसर के भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 15। ए है 1 2 4 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। फटाफट से ए को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ए का दुगना कर लो। ए का दुगना करने का मतलब ए के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये है 1 2 4 2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। समझ आया मैंने क्या किया? 1 को किया, फिर 2 को किया, फिर मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने 2 को किया, 2a आ गया। अब इस 2a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर दीजिए, तो ये आएगा 2 4 8 4। अब अभी डिटर्मिनेंट निकाला है हमने, तो यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8 -8 4 जा 32 -24। तो आप यहाँ फिलअप्स में लिख सकते हो -24। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 16 आपका। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको मैट्रिक्स ए गिवन है और आपने ना उसका एडजॉइंट बताना है। देखो 2/2 के एडजॉइंट के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। वैसे तो एडजॉइंट कैसे निकलता है कि आप हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालोगे। a11 का कोफैक्टर होता है माइनस, में दोनों तरीके बता रही हूँ, कि पावर 1 + 1। और देखो ये आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो आप जब 1 1 निकालेंगे तो 1 1 निकालने के लिए आप क्या करिएगा, 1 वाली रो और कॉलम को हटा देंगे तो केवल आपका क्या बचता है, 4 बचता है। तो a11 आपका 4 आएगा। ऐसे ही जब आप a12 निकालेंगे, क्योंकि देखो ना 1 + 1 2 हो गया तो पॉजिटिव आएगा, -1 की पावर 1 + 2। ठीक है, अब 2 वाली रो और कॉलम को हटा देंगे तो हमारे पास 3 बचता है, तो ये आएगा -3। अब हम a21 लेते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 3 वाली रो और 3 वाला कॉलम हमने हटा दिया, तो -1 की पावर 2 + 1 × में 2, तो ये भी आपका -2 आएगा। एंड एट लास्ट a22 का मतलब है -1 की पावर 2 + 2। और ये हमारा मैट्रिक्स ही छुप गया यहाँ पर, हमारा मैट्रिक्स ही छुप गया, तो ये 3 आएगा। ठीक है भाई, a22 का मतलब ये गया और ये गया तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 आएगा। ये 4 एलिमेंट्स हमारे आएंगे। और एडजॉइंट होता है a11 a12 a21 a22 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हो गया 4 -3 -2 और 1 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये बनेगा 4 -3 और -2 1। मैं इसके ऊपर ही ओवरराइटिंग एक बार करना चाहूँगी, 4 -3 -2 और 1, ये आएगा। शायद आपको यहाँ थोड़ा होच पोच लग रहा हो। तो पहला तरीका तो है इनका एडजॉइंट निकालना, लेकिन ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में, अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में किसी 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ जाता है तो हाउ विल यू फाइंड? आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने ध्यान देना, जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, इनको इंटरचेंज कर देना है, 1 की जगह 4, 4 की जगह 1। और जो प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है उन एलिमेंट्स के आपने साइन चेंज कर देने हैं, -2 -3, और 1 ही मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। कोई कोफैक्टर नहीं निकालना, कोई वैल्यू नहीं निकालनी, ध्यान देना है ओनली फॉर 2/2 मैट्रिक्स। 2/2 मैट्रिक्स के लिए आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल जो इस तरह से है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल जो दूसरा डायगोनल है उसके एलिमेंट्स के साइन चेंज करेंगे, तो वी विल गेट एडजॉइंट ऑफ ए। और इस तरीके से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाता है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। मुझबानी क्वेश्चन है, लेट f and g be two real functions continuous at c means the set of complex number, then f + g। देखो दो रियल फंक्शन अगर हमारे हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं लेंगे भाई हम यहाँ, c कोई भी सेट हो सकता है हमारा, क्योंकि आप रियल फंक्शंस पढ़ रहे हो, +2 में कॉम्प्लेक्स पर हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर दो फंक्शन आपके कॉन्टीन्यूस हैं तो f + g भी हमारा क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा।
ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन का अलजेब्रा होता है कि अगर एफ और जी कॉन्टीन्यूस है तो उनकी प्लस माइनस दोनों कॉन्टीन्यूस होती हैं, उनकी प्रोडक्ट भी कॉन्टीन्यूस होती है, उनका डिवीजन भी कॉन्टीन्यूस होता है विद कंडीशन कि जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टीन्यूटी। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है कि एफ प्लस जी भी क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 मिनट में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 ही है आई थिंक। अब आप देख पा रहे होंगे कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ 2x प्लस 3। देखो टेंजेंट थीटा की डिफ्रेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो y हमारा है टेंजेंट ऑफ 2x प्लस 3। जब आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो टेंजेंट बदल जाएगा सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3 में, और 2x प्लस 3 को हम एक बार फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर 2x प्लस 3, और 2x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 2 3 की कांस्टेंट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इस 2 को लेकर आगे भी लगा सकते हो। तो ये भी बहुत आसान सा था, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, फिर से डिफ्रेंशिएशन है। अब ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन, दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन, y अलग नहीं हो रहा है। ये है इफ़ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दो, फंक्शन लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, 2x की डिफ्रेंशिएशन हो गई 1, 3y की डिफ्रेंशिएशन होगी dy बाई डी एक्स या y डैश, और साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन हो जाती है कॉस एक्स। हमें y डैश की वैल्यू निकालनी है, तो y डैश वाली टर्म को तो लेफ्ट में रखो, 3y डैश 2 1 जा 2 राइट में ले जाओ, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 2। बाद में 3 को राइट में ले आओ तो पूरे के डिवीजन में आ जाएगा। तो देखो ये जो 3 है ना, दोनों टर्म से डिवाइड होगा, ये बात आपने याद रखनी है, दोनों टर्म से डिवाइड होगा तो कोस एक्स के नीचे भी 3 आ जाएगा। ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने आंसर देख लिया है पहले ही कि आंसर में कोस एक्स के साथ भी 3 है। देखो मैं थोड़ा रेड कलर यूज करती हूँ, ये देखो कोस एक्स के नीचे भी 3 है और 2 के नीचे भी, ये 1 वाला हमारा आंसर आ जाएगा कॉस एक्स बाय 3 माइनस 2 बाई 3। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें हम एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं। वैसे हो रहा है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3y इज इक्वल टू हो रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, साइन एक्स माइनस 2x, और यहाँ से ये हटा दिया तो इसके नीचे भी 3 आ गया और इसके नीचे भी। अब आप कर दीजिए y डैश, तो 3 तो एज इट इज़ रह गया और साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन हो गई कॉस एक्स, 2/3 एज इट इज़ रह गया, कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन हो गई 1, और ये बन गया 1/3 कॉस एक्स माइनस 2/3। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है, जैसा आपको बेटर लगे यू कैन सॉल्व। और ये आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन मैं इस लेक्चर में कराऊंगी, 20 नेक्स्ट में करा दूंगी आपको। 40 क्वेश्चन आते हैं हमारे। इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, पैरामीट्रिक फॉर्म है, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। आप क्या करेंगे, पहले x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा, ए कॉस थीटा, कॉस थीटा की डिफ्रेंशिएशन होती है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए साइन थीटा। ठीक है भाई। फिर हम करते हैं y को, एक मिनट भाई, फिर हम करते हैं y को डिफ्रेंशिएट। y हमारा है ए साइन थीटा, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा आपका बनने वाला है ए कॉस थीटा। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, ये स्क्रीन थोड़ा नीचे आ जाता है बार बार, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी होगी dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, और dy बाई डी थीटा की वैल्यू ये रही ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ये डी एक्स बाई डी थीटा की रही माइनस ए साइन थीटा, ए से ए कैंसिल, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है माइनस कोटेंजेंट थीटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ कोटेंजेंट थीटा। अब देख लेते हैं राइट ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, माइनस ऑफ कोटेंजेंट थीटा। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही।
अगर आपको मेरा चैनल लेक्चर पसंद आ रहा है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह के लेक्चर आपको तुरंत मिल जाएं। थैंक यू।